बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेडियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं रेडियोलॉजी को। तो रेडियोलॉजी की कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। रेडियोलॉजी के अंदर 4 तरह की इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल होती है: एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। जो एक्सरे और सीटी स्कैन होता है उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल होती है। सीटी स्कैन के अंदर 400 एक्सरे की रेडिएशन इस्तेमाल होती है। एमआरआई के अंदर प्रोटॉन्स का जो रेजोनेंस होता है वो यूज़ होता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर साउंड वेव इस्तेमाल होती है। लेट्स टॉक अबाउट सीएनएस रेडियोलॉजी। तो सीएनएस के अंदर आपने सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी का रोल देखना है। अब सीटी स्कैन मोस्टली हम यूज़ करते हैं, 2 तरह का सीटी स्कैन होता है, कॉन्ट्रास्ट वाला और नॉन कॉन्ट्रास्ट वाला। मेनली हम नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को हेड ट्रॉमा है, हैमरेज है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज है या एक्स्ट्रा क्रेनियल हैमरेज है या स्ट्रोक है, तो उसके लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन यूज़ करते हैं। दिस इज़ फास्ट एंड वाइडली अवेलेबल। अगर आपसे पूछे कि नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, आंसर इज़ रीनल स्टोन। नेक्स्ट इज़ एमआरआई। एमआरआई मेनली इस्तेमाल होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ एवेल्युएशन के अंदर। लाइक अगर सीएनएस में कुछ ट्यूमर्स है, डीमाइलिनेशन डिजीज़ है, लाइक मल्टीपल सेक्लोरोसिस या इन्फेक्शंस है, फॉर एग्जांपल हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब एमआरआई के बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। T1 वेटेड होता है, T2 वेटेड होता है, फ्लेयर होता है, डिफियन वेटेड होता है, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब एंजियोग्राफी की बात करते हैं। एंजियो मीन वेसल्स। जब भी वैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है तो उसके लिए एंजियोग्राफी कराती है। एंजियोग्राफी सीटी स्कैन से भी हो सकती है या एमआर से भी हो सकती है। जो डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये सॉफ्ट टिश्यू को माइनस कर देगी। डिजिटल मतलब ये लिम्स के लिए मेनली इस्तेमाल होती है। तो ये डेफिनेटिव वास्कुलर असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तो एग्जाम में आपने ये रट्टा मारना है, सीटी स्कैन वर्सेस एमआरआई। सीटी स्कैन बोन्स को शो करने के लिए, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज़ को इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो डिफियन वेटेड इमेजिंग होती है वो स्ट्रोक के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि एमआरआई वाली जो फ्लेयर वाली होती है वो एडीमा को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। सीटी स्कैन के अंदर 400 एक्सरे के बराबर की रेडिएशन इस्तेमाल होती है। अब एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आएगा कि 45 ईयर ओल्ड पर्सन है जिसकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, सडन सीवियर हेडेक विच इज़ वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ या थंडर क्लैप हेडेक होगा। You are suspecting subarachnoid hemorrhage. The best initial test for subarachnoid hemorrhage is non-contrast CT scan, but the investigation of choice is lumbar puncture, जिसमें आप xanthochromia देखोगे और एंजियोग्राफी कराओगे। Let's start from important CNS diseases. Let's start from कियारी मैलफॉर्मेशन, आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन। इसके अंदर ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर हर्निएट हो जाता है। अब ये 2 टाइप्स की होती है, 1 और 2। 1 के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्चर हर्निएट करेगा, 2 के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हर्निएट करेंगे। अगर सिर्फ सेरिबेलम का टॉन्सिल हर्निएट कर जाता है through the foramen magnum into the spinal canal, this is called Arnold Chiari malformation। और इसका एक थ्रेशोल्ड भी रखा हुआ है कि 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। क्लियर, ठीक हो गया। एंड एमआरआई शोज, एमआरआई में कैसे पता लगेगा? एमआरआई में जो टॉन्सिल्स होंगे वो पेग लाइक टॉन्सिल्स होंगे। एंड आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन 1 इज एसोसिएटेड विद सिरिंगोमीलिया, और जो 2 वाली होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एसोसिएटेड होती है, लाइक माइलो मेनिंजोसील। अब आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन 2 के अंदर 2 स्ट्रक्चर हर्निएट करेंगे, एक सेरिबेलम का टॉन्सिल होगा और दूसरा ब्रेन स्टेम होगा। अब इसको डायग्नोस करने के लिए एमआरआई के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं? फीटल अल्ट्रासाउंड। वाई? बिकॉज दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये सर्वाइव नहीं करते फीटस। अब जो फीटल अल्ट्रासाउंड होगा उसमें 2 स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। अब जाहिर है 2 स्ट्रक्चर हर्निएट कर रहे हैं। अगर सेरिबेलम हर्निएट करेगा तो बनाना साइन देखने को मिलेगा। बनाना साइन एमआरआई सीटी स्कैन में मिले तो आपने जाना है सब ड्यूरल हीमाटोमा के अंदर। क्लियर। और अगर स्कल हर्निएट कर रही है तो लेमन साइन देखने को मिलेगा। तो आपने ये रट्टा मार लेना है हाई यील्ड आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन में कि एमआरआई में क्या फाइंडिंग मिलेगी। लाइक 1 के अंदर पेग लाइक टॉन्सिल्स हो गए, 2 के अंदर बनाना साइन या लेमन साइन होगा। 1 सिरिंगोमिलिया से एसोसिएटेड होगा, 2 वाला माइलो मेनिंजोसील न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एसोसिएटेड होगा। एंड हाउ दिस पेशेंट विल प्रेजेंट? पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेडेक,
neck pain or raise intracranial pressure. Next is dandy walker malformation. dandy, D for dandy, D for dilated ventricle. क्लियर, ठीक हो गया। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी एक बाउंड्री सेरिबेलम भी बनाता होता है। तो इस स्ट्रक्चर, इस डिजीज़ में क्या होगा, इस डिजीज़ में जो सेरिबेलम है वो डिवेलप नहीं करेगा, हाइपोप्लास्टिक होगा या सेरिबेलम एब्सेंट होगा। क्लियर। और जब सेरिबेलम एब्सेंट होगा तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडेंड हो जाएगा, सिस्टिक डायलिटेशन होगी फोर्थ वेंट्रिकल की। क्लियर, ठीक हो गया। और सेरिबेलम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का भी पार्ट है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इनलार्ज हो जाएगा। दिस इज द क्लासिकल ट्राइड ऑफ डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन, हाइपोप्लास्टिक और एब्सेंट सेरिबेलर वर्मिस, सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इनलार्ज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इमेजिंग की फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। एमआरआई कराओगे तो आपको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा काफ़ी बड़ा बड़ा नजर आएगा। इसके अलावा आपको जो टॉर्कुला है वो एलिवेटेड होगा। व्हाट इज टॉर्कुला? दिस इज नॉट फॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बट यू कैन रिमेंबर कोई स्ट्रक्चर एलिवेट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा एंड दिस कैन लीड टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किससे, मेगा सिस्टर्ना मैग्ना। अब जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, फोरामिन ऑफ मैग्ना, फोरामिन ऑफ लश्का, वहाँ पे अगर सिस्टर्न्स बन जाता है दिस इज कॉल्ड मेगा सिस्टर्ना। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो मेगा सिस्टर्ना मैग्ना होता है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल वर्मिस होता है और इसमें हाइड्रोसेफलस नहीं होता। नेक्स्ट इज ए जेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज मिड लाइन स्ट्रक्चर। तो अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो डिजीज इज माइट बी ड्यू टू लिसेनसेफली। क्लियर, ठीक हो गया। तो उसमें कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है। एमआरआई के अंदर रेसिंग कार साइन देखने को मिलेगा कोरोनल व्यू के अंदर। इसके अलावा आपको जो लैटरल वेंट्रिकल है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी क्योंकि लैटरल वेंट्रिकल सेरिबेलम हेमिस्फीयर में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीपिटल हॉर्न्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो डायलेटेड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोल्पोसेफली। अब हाई यील्ड इज के जो ए जेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम है दिस इज एसोसिएटेड विद एकार्डी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज होलोप्रोसेंसेफली। अब जो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स होता है उसमें सल्काई और गाराई होते हैं। तो अगर सल्काई और गाराई एब्सेंट हो जाए, क्लियर, दिस इज कॉल्ड होलोप्रोसेंसेफली, फेलियर ऑफ फोर ब्रेन क्लीवेज। वैसे ये लिसेनसेफली में देखने को मिलता होता है कि जो सल्काई गाराई एब्सेंट हो जाती है। बस इसमें जो फोर ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाता। होलोप्रोसेंसेफली में फोर ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोई लोब नहीं बनेगी, सेरिबेलर हेमिस्फीयर नहीं होगा, मतलब सिंगल लैटरल वेंट्रिकल होगा। एमआरआई के अंदर वेंट्रिकल एक ही होगा, थैलेमस फ्यूज्ड हुए पड़े होंगे। एंड होलोप्रोसेंसेफली इज एसोसिएटेड विद मिड लाइन फेशियल एब्नॉर्मैलिटीज, लाइक आंखें भी एक होगी, प्रोबोस्किस होगा, होलोप्रोसेंसेफली देखने को मिलेगी एंड दिस इज एसोसिएटेड विद पैटियो सिंड्रोम। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो क्वेश्चन में ये आएगा एमआरआई इमेजेस हो सकती है जो कि जे कैट एग्जाम के लिए शायद इतनी ना हो, बस आपने ये रट्टा मारना है कि जो एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, लाइक सिरिंगोमिलियस एसोसिएटेड विद माइलो मेनिंजोसील। ओके, और जब भी आपका कोई ब्रेन कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज आ जाए तो आपने एमआरआई कराना होता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा रिलेटेड रेडियोलॉजी। तो जो ट्रॉमा होता है, अगर ट्रॉमा टीरियन के लेवल पे हो, टीरियन का फ्रैक्चर हो, तो फिर क्या होगा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड करती है एंड दिस कॉजेज एपिड्यूरल हिमाटोमा। अब जो पेशेंट होता है वो ल्यूसिड इंटरवल के साथ प्रेजेंट करता है कि इनिशियली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, फिर वो कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है, फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन के अंदर बाई कन्वेक्स हाइपरडेंस अब आपको ओपेसिटी देखने को मिलती है, बाई लेंटिकुलर ओपेसिटी होती है एंड दिस डजन क्रॉस फ्यूचर्स। क्लियर, और इसको आपने सर्जिकली इवैक्यूएट करना है। अब जो सब ड्यूरल हीमाटोमा है ये वीनस ब्लीड होती है, ये बूढ़े पेशेंट में होता है या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन के अंदर क्रीसेंट शेप ओपेसिटी होती है जो फ्यूचर को क्रॉस कर सकती है। अब ये हाइपर डेंस भी हो सकती है, हाइपो डेंस भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा टाइम इंटरवल पर। अगर ये एक्यूट है लेस देन 1 वीक तो आपने हाइपर डेंस को क्लिक करना है। अगर ये आइसोडेंस है लेस देन 4 वीक्स तो ये सब एक्यूट है। और अगर आपको हाइपोडेंस ओपेसिटी है इसका मतलब ये क्रॉनिक है, 1 महीने से पुराना ब्लीड है।
तो आपने ये रट्टा मारना कि अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, अल्कोहलिक्स यूज़ कर रहा है या एंटी कोआगुलेंट यूज़ कर रहा है, तो उसमें सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है और इसमें जो डेंसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है और मिड लाइन शिफ्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सब अरेक्नॉइड हैमरेज। इट इज़ आइदर ड्यू टू ट्रोमैटिक और रप्चर ऑफ बैरी एनुरिज्म, जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में देखने को मिलता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, जिसमें हाइपर डेंस ब्लड मिलेगा सिस्टन्स में, सल्काई में या वेंट्रिकल्स में, क्योंकि CSF में ब्लीड हो रहा है। क्लियर। आपको स्टार शेप हैमरेज देखने को मिल सकता है और एनुरिज्म को देखने के लिए एंजियोग्राफी ज़रूर करानी है। तो इसमें क्लासिकल साइन होता है स्टार बर्स्ट पैटर्न। इसके अलावा फिशर स्केल भी यूज़ करना है फॉर वेजोस्पैज्म एंड द ड्रग यूज फॉर प्रिवेंटिंग वेजोस्पैज्म इज निमोटिपिन। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री होगी या कोई डिसेलरेशन इंजरी होगी, तो इसमें इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है कि जो ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर है। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होती हैं, वाइट मैटर में न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, उनमें शेयर इंजरी होती है। शेयर का मतलब है चीर देगा, टेयरिंग इंजरी है। तो इसमें टेयरिंग इंजरी होती है। CT स्कैन नॉर्मल होता है यूजुअली, लेकिन MRI अगर आप करवाओ तो उसमें आपको माइक्रो हैमरेजेस देखने को मिलेंगे। कौन सा MRI? GRE और SWI। ठीक हो गया, सालोबाल वेटेड इमेजिंग वाला। और डिफ्यूजन वेटेड के अंदर आपको रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन देखने को मिलेगी। अब डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में पेशेंट सीधा कोमे में चला जाता होता है, पुअर प्रोग्नोसिस, बंदा नहीं बचता। क्लियर। इसके बाद है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है? कॉन्ट्यूजन के अंदर माइन्यूट से हैमरेजेस आपको देखने को मिलते होते हैं। वैसे MRI में भी पंक्टेट हैमरेजेस होते हैं। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि आपको स्ट्रोक इंजरी होती है, कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल हैमरेज होता है, मोस्टली फ्रंटल या टेम्पोरल लोब में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज CT स्कैन के अंदर साल्ट एंड पेपर अपेयरेंस देखने को मिलता है और MRI कराते हैं फॉर हीमोसिट्रिन को देखने के लिए। अब ये दो तरह की इंजरी होती है, कूप एंड कॉन्ट्री क्यूब। कूप जिस साइड पे इम्पैक्ट हुआ है उसी साइड पे इंजरी होना, दिस इज कूप इंजरी। एंड कॉन्ट्री क्यूब क्या मतलब है कि अगर फॉरवर्ड इम्पैक्ट हुआ है तो ऑपोजिट साइड पे इंजरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर CT स्कैन के अंदर बाई कन्वेक्स ओपेसिटी है तो आपने कहाँ जाना है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में। और अगर क्रीसेंट शेप आपको देखने को मिल रहा है तो आपने कहाँ जाना है? आपने सब ड्यूरल हीमाटोमा में जाना है। क्लियर। इसके अलावा टाइम बेसिस आपने ज़रूर देखने हैं। इन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सब ड्यूरल हीमाटोमा, फॉर एग्जांपल 65-year-old पेशेंट विद क्रॉनिक सब ड्यूरल हीमाटोमा है तो क्या मैनेज करोगे? अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है फिर ही सर्जिकल इवैल्यूएशन करोगे, बर होल सर्जरी या क्रेनियोटमी। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक है यू कैन ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस ऑफ CNS। मेनिंजाइटिस में फीवर, हेडेक, नेक रिजिडिटी, कार्निक साइन, ब्रुजिन के साइन, मोस्टली इज ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरल और ट्यूबरकुलस होता है। पहले आप CT स्कैन करते हैं जो कि यूजुअली नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद लंबर पंक्चर करते हैं। MRI के अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी? लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजिस कौन सी होती है? क्लियर। ड्यूरा और अरेक्नॉइड को बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस। ठीक हो गया। और हाँ, वाकई में इन्हीं को ही बोलते हैं या मैं भूल रहा हूँ या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतने अरसे से इतनी ज़्यादा मेरी एनाटमी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। क्लियर। तो उसके लिए तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ। क्लियर। सॉरी, जो ड्यूरा के अलावा जो पाया रैक्नॉइड होती है उनको मिला के लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। इसके अलावा जो फ्लेयर हाइपर सेंसिटिविटी इन सल्कस, ठीक हो गया, तो ये भी आपने देख लेना है। बाकी इतना स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। और अगर आपने मेनिंजाइटिस को ना ठीक किया तो व्हाट इट कैन लीड टू हाइड्रोसेफलस और एब्सेस हो सकती है। और TB में जो बेजल सिस्टम्स हैं उनकी इन्हांसमेंट देखने को मिलती है। सेरिब्रल एब्सेस की बात करें तो सेरिब्रल एब्सेस में कोई रिंग शेप आपको लीजन देखने को मिलती होती है, पायोजेनिक होती है, पोस्ट साइनोसाइटिस में देखने को मिलती है। MRI में रिंग इन्हांस लीजन होती है। और अगर आप डिफ्यूजन वेटेड MRI कराते हैं, क्लियर, तो आपको क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन के सेंटर में जो डिफ्यूजन है, जिस जगह पे पस बनी है उस जगह पर डिफ्यूजन ही नहीं हो पा रही। CT स्कैन में भी रिंग इन्हांस लीजन होती है, लेकिन ये हाइपोटेंस आपको देखने को मिलती है। बस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि क्लियर, कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर से आपने डिफरेंशिएट करना है कि जो एब्सेस होती है ना उसका रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन होता है, क्लियर, सेंट्रली, और समुदर रिंग होती है, रिंग एनहांस लीजन होती है।
क्लियर। तो अब आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होगी कि मैं क्या टर्मिनोलॉजी बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो एमआरआई है उसके बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। जो T1 होता है, T1 के अंदर क्या होता है, अगर आपने एनाटमी देखनी है या फैट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए T1 वेटेड एमआरआई कराते हैं। T1 के अंदर जो आपका जो फ्लूइड होता है वाटर या CSF वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है। जो फैट होता है वो आपका ब्राइट या वाइट नज़र आता है। जो वाइट मैटर है वो ब्राइटर नज़र आते हैं। जो वाटर होता है ग्रे मैटर होता है। जो बोन्स होती है या एयर होती है वो सारी ब्लैक नज़र आती है। जो T1 है उसमें फैट ब्राइट होगा, फ्लूइड डार्क होगा। एनाटमी को देखने के लिए या पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस को देखने के लिए या हैमरेज को देखने के लिए। जो T2 होता है उसमें वाटर होता है, उसमें वाटर आपको ब्राइट नज़र आता है, बाकी सब चीज़ें आपको डार्कर देखने को मिलती होती है। अगर आपने पैथोलॉजी को देखना है तो आपने T2 वाला कराना है। अगर आपने एनाटमी को देखना है तो T1, और अगर आपने पैथोलॉजी को देखना है तो उसके लिए T2 है। इसके अलावा एक 3 भी होता है जिसको बोलते हैं फ्लेयर, फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, जिससे फ्लेयर का यहाँ पर रोल आया था। कहाँ पर, ये मेनिंजाइटिस के अंदर फ्लेयर। यानी फ्लेयर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि T2 इमेजिंग है लेकिन इसमें फ्लूइड को निकाल दिया है। क्लियर, ठीक हो गया। मतलब अगर आपने जो CSF को मैं अगर डार्क कर दूं मतलब और बाकी सारा T2 ही हो, और ये एडिमा को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो अगर आप CSF को स्किप कर दे और CSF के अराउंड पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज़ को देखना चाहे, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस में या सबरेक्नॉइड पैथोलॉजी को देखना है तो उसके लिए फ्लेयर लेवल्स कराने हैं। तो कहाँ गया सबरेक्नॉइड हैमरेज, इसमें फ्लेयर का रोल आता है एमआरआई का। सही हो गया, क्लियर। इसके बाद डिफ्यूजन वेटेड है। डिफ्यूजन वेटेड में एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को देखा जाता है। अगर आपने एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को देखना है तो उसके लिए डिफ्यूजन को देखना है, और अगर डिफ्यूजन नहीं हो पा रही तो उसका मतलब है पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक है। इसके अलावा GRE होता है। GRE क्या है, जी से ग्रेडियंट, एको, या फिर SWI ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लड प्रोडक्ट या कैल्सिफिकेशन देखनी है तो उसके लिए आपने GRE या SWE का क्या मतलब है, ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने हैमरेज को देखना है, ब्लड प्रोडक्ट को या कैल्सिफिकेशन को देखना है तो कौन सी एमआरआई यूज़ करेंगे, GRE यूज़ करेंगे। इसके अलावा पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 है, इसमें आप ब्लड ब्रेन बैरियर को देखते हैं। क्लियर, अगर कोई रिंग इन्हांस लीजन है, फॉर एग्जांपल वो ट्यूमर हो सकता है, वो एब्सेस हो सकती है, वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती होती है। और लास्ट में है STIR, स्टिर। स्टिर में क्या होता है, इसमें आप फैट को सप्रेस करते हैं। मतलब अगर आपने मस्कुलोस्केलेटल और स्पाइन की पैथोलॉजी देखनी है तो STIR इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपको टेस्ट लूँ, एक्यूट स्ट्रोक है तो कौन सी एमआरआई कराओगे, आंसर इज डिफ्यूजन वेटेड। अगर ट्यूमर है तो फिर कौन सी एमआरआई कराएंगे, T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट या T2 फ्लेयर वाली कराओगे। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्लाक है तो उसको देखने के लिए फ्लेयर लेवल कराएंगे। अगर हैमरेज या ब्लीड है तो GRE या सॉल्युबल वेटेड इमेजिंग कराएंगे। एनाटमी को देखना है T1, पैथोलॉजी को देखना है T2, एडिमा या इन्फ्लेमेशन को देखना है T2, बोन या सॉफ्ट टिश्यू को देखना है STIR। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इज हर्पीज एंसेफलाइटिस, इसमें टेम्पोरल लोब अफेक्टेड होता है। अब देखो इसमें कौन सी एमआरआई यूज़ करेंगे, T2 या फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब है कि इसमें से इन्होंने क्या निकाल दिया है, क्लियर, इसमें से उन्होंने CSF को निकाल दिया है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना। और मेनली जो T2 वाली होती है वो हम किसके लिए कराते होते हैं, एडिमा या डीमाइलिनेशन को देखने के लिए करवाते होते हैं। क्लियर, और मतलब एमआरआई में T2 या फ्लेयर की हाइपर इंटेंसिटी होगी, डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई की रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, और अगर आप GRE कराओगे तो आपको हैमरेज मिलेगा। मतलब तीनों एमआरआई का रोल होता है। कंफर्मेशन के लिए हर्पीज एंसेफलाइटिस के लिए PCR कराते होते हैं। हाई यील्ड इज कि हर्पीज एंसेफलाइटिस टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करता है, अर्जेंट एसाइक्लोविर थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दिस इज कॉमन इन केस ऑफ HIV और एड्स। इसमें आपको वंस अगेन मल्टीपल रिंग इन्हांस लीजन देखने को मिलती है। बेजल गैंग्लिया या कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन को इन्वॉल्व करती है। क्लियर, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन को भी इन्वॉल्व करती होती है। तो ये इनकी साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, वंस अगेन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 जो कि गैडोलिनम कॉन्ट्रास्ट से होता है, जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर देखा जाता है। तो इसमें जो ट्यूमर होता है, एब्सेस होती है या इन्फ्लेमेशन होती है,
TAI से रट्टा मार लो, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या ट्यूमर इन्फ्लेमेशन एब्सेस, ये क्या हो जाती है, ब्राइट नज़र आ जाती होती है। बस आपने इसको लिम्फोमा से सेपरेट करना होता है कि जो टॉक्सोप्लाज्मा है इसमें मल्टीपल लीजन्स होती है, रिंग एनहांस लिम्फोमा में सिंगल लीजन होती है, दोनों HIV या एड्स में कॉमन होती है। नेक्स्ट इस टीनिया सोडियम का इन्फेक्शन है तो CT MRI ब्रेन में आपको सिस्टिक लीजन देखने को मिलेगी, और अगर कोई वेजिकुलर या कोलाइट स्टेजेस है उसमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। सिस्ट विद द डॉट साइन जो स्कॉलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी हाई यील्ड आपने स्टेजेस रट्टा मारनी है, वेजिकुलर, कोलाइडल, ग्रैनुलर, और ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्बेंडाजोल। तो रट्टा मार लेना कि अगर MRI में रिंग एनहांस लिया ना तो एब्सेस हो सकती है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके अलावा आपने रट्टा मारना है कि जो डिफियन वेटेड MRI होती है वो किसके लिए कराती है, वो आप कराते हैं एब्सेस वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्यूट इन्फाक्शन को देखने के लिए, एब्सेस को देखने के लिए और ट्यूमर को देखने के लिए। और लास्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि HIV है, रिंग इन्हांस लीजन है, एक है तो लिम्फोमा, बहुत सारे हैं तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट इज वास्कुलर कंडीशन। तो वंस अगेन इस्कीमिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है तो सबसे पहले आप नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन कराएंगे। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन इस्कीमिक स्ट्रोक में यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन आपको हाइपरडेंस MCA मिल सकती है, लॉस ऑफ ग्रे वाइट डिफरेंशिएशन। MRI कौन सी कराओगे, डिफियन वेटेड MRI कराओगे विद इन द मिनट्स, और आपको हाइपोडेंस लीजन देखने को मिलती है। CT स्कैन में एक स्कोर होता है एक्सपेक्ट स्कोर, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, बस एक रट्टा मार लेना कि इसका जो थ्रेशोल्ड होता है 4.5 आवर्स होता है फॉर TPA थेरेपी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रोक MCA टेरिटरी में होता है, एंड द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज। तो जो इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज होता है या इंट्रा पैरेन्काइमल हैमरेज है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली बेसल गैंग्लिया प्यूटामेन में होता है, फॉलोड बाय थैलेमस, या फिर अमालाइट एंजियोपैथी की वजह से भी हो सकता है जो लोबार डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन के अंदर हाइपर टेंस हीमाटोमा मिलेगा। क्लियर, पेरी हीमाटोमल एडीमा, हीमाटोमा के अराउंड एडीमा आपको देखने को मिलेगा। एंड वंस अगेन स्मॉल ब्लीड के लिए ब्लड प्रोडक्ट या कैल्सिफिकेशन के लिए कौन से MRI यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट एको या फिर सॉल्युबल वेटेड इमेजिंग। क्लियर, तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि CT एंजियोग्राफी करा सकते हैं जिसमें आपको स्पॉट साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सबरेक्नाइट हैमरेज, तो इसमें एनोरिज्म देखने को मिलेगा, वंस अगेन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एनोरिज्म होगा। नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन के अंदर ब्लड मिलेगा, एंड वंस अगेन आप MRI कराओगे, एंजियोग्राफी कराओगे तो आपको एनोरिज्म मिल जाएगा। सब रेक्नाइट हैमरेज की कॉम्प्लिकेशन लाइक वेजोस्पैज्म, इसके लिए निमोटिपिन यूज़ करते हैं, और हाइड्रोसेफलस हो सकती है। और ये कौन सा हाइड्रोसेफलस हो सकता है, इट माइट बी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, या मेनिंजाइटिस, या फिर जो मेनिंजीज की स्कारिंग हो सकती है उसकी वजह से कौन सा हो सकता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। फिशर स्केल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस CVT, तो ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से होता है, लाइक प्रेगनेंसी, हाइपर कोआगुलेबिलिटी। नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन के अंदर हाइपर डेंस साइन देखने को मिलता होता है, हाइपर कॉर्ड साइन देखने को मिलता है। क्लियर, और MR वीनोग्राफी में एब्सेंट फ्लो इन द वेन्स। मोस्ट कॉमनली इस CT स्कैन के अंदर डेल्टा साइन देखने को मिलता होता है, और इसमें एंटी कोआगुलेशन देते होते हैं। नेक्स्ट इज AV मैलफॉर्मेशन, इसमें जो वैसल्स होती है एबनॉर्मल डायलेटेड वैसल्स होती है। वंस अगेन MRI कराओगे तो उसमें फ्लो को देखोगे। हैमरेज या कैल्सिफिकेशन के लिए GRE या फिर हम SWI कराओगे। क्लियर, और एनजियो करा लोगे डायग्नोसिस के लिए। अब इम्पोर्टेंट इज़ कि जो रट्टा मारना कि अगर आपको हाइपरडेंस MCA मिल रही है तो आंसर इज़ नो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, तो आप क्या कराओगे, आप थ्रोम्बोलाइसिस करवा सकते हैं विद इन 4.5 आवर्स। इसके अलावा स्ट्रोक के लिए डिफियन वेटेड इमेजिंग, कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेल्टा साइन ऑन CT स्कैन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स रट्टा मारने हैं। क्लियर, तो जो लो ग्रेड ग्लायोमास होता है उनके लिए T2 या फ्लेयर, ओके, मतलब जो T2 इमेजिंग है पैथोलॉजीज को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर, ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर ट्यूमर्स वगैरह को। तो जो ट्यूमर्स हाइपर इंटेंस होते हैं, मिनिमल इन्हांसमेंट होती है, यंग अडल्ट में ग्लायोमा कॉमन होता है। नेक्स्ट इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, दिस इज़ वेरी एग्रेसिव ट्यूमर, इरेगुलर रिंग इन्हांस लीजन्स होती है, सेंट्रल नेक्रोसिस, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस होती है, बटरफ्लाई नेक्रोसिस देखने को मिलती होती है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर इसमें IDH की म्यूटेशन होती है तो ये बेटर प्रोग्नोसिस होता है, और इसमें MGMT मिथाइलेशन स्टेटस चेक करते हैं फॉर प्रोग्नोसिस।
प्रोग्नोसिस पर्पस। मेनिनजियोमा ये यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर होता है। इसमें ड्यूरल टेल साइन देखने को मिलेगा कि जो ट्यूमर है वो ड्यूरा से अटैच हुआ पड़ा है। नेक्स्ट इज मेटास्टेसिस। दीज आर द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स। जो मेटास्टेसिस होता है, किसी और का ट्यूमर ब्रेन में आ गया, खास तौर पर मैलिग्नेंट मेलानोमा का, क्लियर, किडनीज का, लंग्स का, इन सब का ट्यूमर ब्रेन में पहुंच जाता है। अब ये मल्टीपल होती है, वेल डिफाइंड रिंग इन्हांस्ड लीजन्स होती है, ग्रे वाइट जंक्शन पे होती है। अब ये लंग्स में, ब्रेस्ट में या मेलानोमा की लीजन्स होती है। अब आपने एब्सेस से डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? डिफियन वेटेड एमआरआई में एब्सेस में फ्लो नहीं होगा, ट्यूमर्स में फ्लो होगा। पिट्यूटरी एडिनोमा दो तरह का हो सकता है, माइक्रो 10 से कम, मैक्रो से बड़ा। एमआरआई में सेलर मैस देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और जो मैक्रो एडिनोमा होता है वो ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा, तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, साथ में हाइपोपिट्यूटरिज्म भी करा देगा। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज मेडुलोब्लास्टोमा विच इज़ एग्रेसिव। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का ट्यूमर होता है। सीटी स्कैन के अंदर हाइपरडेंस मिड लाइन लीजन्स होती है बस, और डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस ये CSF के थ्रू फैलता है, ड्रॉप मेटास्टेसिस करवा देता है। तो इंपॉर्टेंट इस अगर एमआरआई में रिंग एनहांस लीजन्स है तो उसके डिफरेंशियल्स आने चाहिए, लाइक लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, मेटास्टेसिस या एब्सेसिस होते हैं। इंट्रा और एक्स्ट्रा एक्सियल ट्यूमर रट्टा मारना, एक्स्ट्रा एक्सियल इज मेनिंजियोमा, इंट्रा एक्सियल इज ग्लायोमा, क्लियर। साथ में अगर सेलर मैस है विद बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, अगर ये बच्चा है तो आपने क्रेनियोफ्रेंजियोमा में जाना है, और अगर ये अडल्ट है तो पिट्यूटरी एडिनोमा में जाना है, क्लियर। तो फोकस ऑन इमेजिंग, तो क्लासिकल साइंस फॉर एग्जांपल स्टार बर्स्ट अपीयरेंस ये होती है सेबरकनाइट हैमरेज में, ड्यूरल टेल साइन मेनिंजियोमा में होता है, सिस्ट विद डॉट स्कॉलिक्स न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस में होती है। डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई का रट्टा मारना कि जो अगर स्ट्रोक है ये एब्सेस में रिस्ट्रिक्टेड होगा और ट्यूमर्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंशियल्स ऑफ रिंग एनहांस लीजन, तो एब्सेस, मेटास्टेसिस, GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी होता है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ट्यूमर है तो अगर बच्चा है तो मेडुलोब्लास्टोमा, अडल्ट है तो मेटास्टेसिस, और अगर वॉन हिप्पो लिंडो डिजीज़ है तो हिमेंजियोब्लास्टोमा। इसके अलावा अगर यंग मेल है विद हेडेक है, नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन में बाई कन्वेक्स हीमाटोमा है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है। स्ट्रोक वाले पेशेंट में 4.5 आवर्स में थ्रोम्बोलाइसिस करवाते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में बर्न होल सर्जरी या क्रेनियोटमी वगैरह करते हैं, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो टेस्ट मेकर पर्सपेक्टिव क्या है? 45 ईयर ओल्ड विद सीजर्स और रिंग इनहांस लीजन है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा ये आपने मुझे बताना है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ड्यूरल टेल साइन फॉर हिमेंजियोमा, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन फॉर एब्सेस, और द अभी हमने पढ़ा था एब्सेस या इन्फ्लेमेशन वगैरह, या मेटास्टेसिस, ठीक हो गया, क्लियर। और ये भी रट्टा मारना कि बेस्ट टेस्ट टू रूल आउट सबरेक्नाइट हैमरेजेस सब नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन फॉलोड बाय LP। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। CT स्कैन में हाइपरडेंस बाई कन्वेक्स लीजन टेम्पोरल एरिया में है, स्विचर को क्रॉस नहीं कर रही तो एपिड्यूरल हीमाटोमा है। 30 ईयर ओल्ड विद हेडेक और फीवर है, हेडेक है, फीवर है, रिंग इनहांस लीजन है विद सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, तो ये एब्सेस में देखने को मिलती है। ब्लड कल्चर, एंटीबायोटिक और सर्जिकल ड्रेनेज करनी है। हाइपरटेंसिव इंट्रासेरिब्रल हैमरेजेस बेजल गैंग्लिया या प्यूटामन में देखने को मिलते हैं। 50 ईयर ओल्ड HIV पॉजिटिव है, मल्टीपल रिंग एनहांस लीजन है MRI में, तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट CNS रेडियोलॉजी।